नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज हम बात करेंगे भारत की शिक्षा पर, शिक्षा नीति पर। और इसकी शुरुआत हम करते हैं बिहार के चुनाव से। आप सबको अच्छी तरह से मालूम है कि इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा यूथ का जो जमावड़ा है वो बिहार में है। लगभग 1.25 करोड़ के आसपास उनकी जनसंख्या है जो वयस्क हैं, 18 साल से लेकर के 40 साल तक। मैं उनकी बात कर रहा हूं। उन सब ने इस बार बिहार का चुनाव हुआ और इस चुनाव में विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन, महागठबंधन की तरफ से एजुकेशन पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो। वोट चोरी एक मुद्दा था और वो अभी भी बना रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ स्कूलों से बेहतर स्कूल, गुणवत्तापूर्ण स्कूल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतरीन शिक्षक, स्कूल लेवल से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक की बात की गई। बात एनडीए की तरफ से ले दे करके एक नाम उठता है जब भी कोई बोलते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनती है तो वो बिहार में एक विश्व स्तरीय ऐसी यूनिवर्सिटी देंगे जहां विदेश के लड़के भी कतार लगा करके यहां आने के लिए आतुर होंगे। लेकिन परिणाम क्या हुआ वो आप सबके सामने है, उसमें मुझे कुछ भी नहीं कहना है। इतना ही नहीं, इससे आगे चलते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली में रामनाथ गोयनका व्याख्यान के तहत एक नया मुद्दा उठाया है। हालांकि ये मुद्दा उन्होंने 2019-20 में भी उठाया था, लेकिन अब उनका कहना है कि जो मैकाले की शिक्षा नीति थी वो एक गुलामी की शिक्षा नीति है, गुलामी की मानसिकता वाली। अब इस गुलामी की मानसिकता से, ऐसी सोच, ऐसी शिक्षा से हमको 2035 तक यानी कि 10 साल की मोहलत दी है, 35 तक हम उससे उबर जाएंगे। वो कहते हैं कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया। कांग्रेस पर भी उन्होंने हमला किया और ये कहा कि कांग्रेस ने मैकाले की शिक्षा नीति और माओवादियों को बढ़ावा देने का काम किया, विरासत को दुत्कारने का काम किया। बताते हैं कि 1835 में ब्रिटिश सांसद मैकाले ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने का बड़ा का अभियान शुरू किया। मैकाले ने कहा कि ऐसे भारतीय बनाऊंगा जो दिखने में भारतीय होंगे पर मन से अंग्रेज। इस बीच हमारे देश को आजाद हुए 78 साल हो गए। इस दौरान भारतवर्ष में 3 शिक्षा नीति बनी, एक 1968 में, एक 1986 में और एक अभी हाल ही में 2020 में। इसी एनडीए सरकार, इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है ये 2020 का नया शिक्षा नीति। हम चर्चा इसी पर करेंगे। हमारे सामने प्रोफेसर महेश विक्रम जी, इन्होंने शिक्षा के ऊपर काफ़ी कुछ काम किया है और वो अभियान लगातार चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। आज के जो हालात हैं, पिछले 11 सालों की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उनका समायोजन किया जा रहा है। पूरे देश भर में ऐसे स्कूलों को बंद किया जा रहा है। उसके पीछे क्या सोच है? और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मैकाले की शिक्षा नीति का
उदाहरण देते हुए ये कहते हैं कि 10 साल में हम गुलामी की मानसिकता से देश को आज़ाद कर देंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोनों चीज़ें बिहार के युवाओं को देखते हुए उनका रुझान और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? और आप चूंकि एक शिक्षक भी रहे हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रहे हैं और शिक्षा को लेकर के आप अभियान भी चला रहे हैं। धन्यवाद जी, आपने ये अवसर मुझे दिया शिक्षा पर कुछ बात करने का। पहले तो मैं उसी आपके विषय को संबोधित करूँ जो आपने बिहार के संदर्भ में अभी बात शुरू की थी। तो अगर इसको बहुत तथ्यात्मक रूप से समझने की कोशिश की जाए, चुनाव का एजेंडा, चुनाव के भाषण, ये सबके अपने रूप होते हैं, उनकी अपनी अपनी एक आवश्यकता या विशेषता होती है। लेकिन अगर यूँ कहा जाए कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की जो दुर्गति है और उस दुर्गति की तरफ इशारा करके और उसको ठीक करने की बात या शिक्षा को सुधारने की बात राजनीतिक एजेंडे में आई, तो ये बड़ी बात हम मानते हैं, ये ज़रूरी बात है। लेकिन आप उसी तरह से ये भी आपने प्रश्न किया कि इतना बड़ा युवा वर्ग जिसका शिक्षा से सीधा संबंध है, उसने उस तरह से उस पर रिस्पॉन्स किया कि नहीं किया, यह चीज़ अभी स्पष्ट नहीं हुई है। और जैसा लगता है कि जिन लोगों ने इस विषय को उठाया था और उन लोगों को तो इस चुनाव ने एक तरह से नकार दिया। कारण उसके नकारने के कहा जाए या उसकी कुछ और कारण कहे जाए, इस चुनाव के जो भी नतीजा सामने आया, हम उस विषय पर नहीं जाएंगे। हम लोग अपने को इस पर केंद्रित करें कि शिक्षा के मसले ने लोगों को आखिर कोई आकर्षित किया अथवा नहीं किया। तो पहली बात तो यह है कि जब हम चुनावी एजेंडा में इस तरह की बातें करते भी हैं तो वह एक बड़े अमूर्त रूप में होती है। क्या करेंगे? शिक्षा सुधरनी चाहिए, यह तो एक मोटी बात हो गई। शिक्षा की दुर्गति है, यह एक मोटी बात हो गई। लेकिन शिक्षा में करेंगे क्या? उसका क्या नक्शा हमारे दिमाग में है? हम उसका कुछ तो इस तरह की चीज़ों को हम अंडरलाइन करें कि हमको प्राइमरी में क्या चीज़ों को हम देना चाहते हैं या होना चाहिए, सेकेंडरी लेवल की शिक्षा में क्या होना चाहिए और उच्च शिक्षा में क्या होना चाहिए और उसकी क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं। इसका कोई स्पष्टीकरण तो होता नहीं, ये बड़े ही अमूर्त सा मसला है। फिर नालंदा की बात बार बार आती है। नालंदा के विषय में हम लोग थोड़ा सा अलग से बात समझेंगे, लेकिन हम नालंदा के का जो वैश्विक महत्व रहा किसी वक्त में, हम उस तरह से एक नए विश्वविद्यालय की संकल्पना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और चीज़ें हो सकती हैं। नालंदा तो वैसे विश्वविद्यालय दूसरे रूप में था, लेकिन यह है कि हम एक आधुनिक विश्वविद्यालय उस स्तर का, तात्पर्य इतना ही है कि हम उस स्तर का कि ज़्यादा लोग हमारे यहाँ आकर्षित हों, पढ़ने आए और हमारे यहाँ ऐसे विषयों की भी व्यवस्था हो, ऐसी और व्यवस्थाएं हो शिक्षा की जिसमें कि बाहर से लोग आकर्षित हो। आज हमारा बच्चा अमेरिका पढ़ने जाता है, यूरोपीय यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, तो आखिर क्यों जाता है? कहीं ना कहीं तो कोई चीज़ वहाँ पर विशेष है जिसको लेने के लिए या जिससे उसके दो चीज़ें होती हैं। हम अगर यूँ कहें कि वह व्यावसायिक जगत में उसका महत्व बढ़ता है उस पढ़ाई से, वो एक पक्ष है निश्चित रूप से, क्योंकि शिक्षा आफ्टर ऑल रोजगार से भी उसका तो संबंध बनता ही है। लेकिन हाँ, अगर उसके आप दार्शनिक अर्थ में देखें तो शिक्षा का तो जो उद्देश्य था वो मनुष्य को चेतनशील बनाना और रीजनिंग, एक तर्कयुक्त मनुष्य पैदा करना और एक समाज के लिए उपयोगी मनुष्य पैदा करना, उसका उद्देश्य तो ये था। खैर, वो चीज़ समानांतर रूप से चलती भी रही है। और हम ये बात कहेंगे कि सारे पूंजीवादी व्यवस्थाओं के वाले देशों में भी, हम साम्यवादी देशों की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन पूंजीवादी देशों में भी कम से कम उनके जो समाज विज्ञान के जो विषय हैं या दार्शनिक जो विषय हैं उन पर भी शोधों में कोई कमी नहीं आई। सारे व्यावसायीकरण के बावजूद, सारे कॉमर्शलाइजेशन के बावजूद, सारे कॉर्पोरेटाइजेशन के बावजूद वो भी समानांतर रूप से चलते रहते हैं। बिल्कुल। और आज जितनी बढ़िया बढ़िया थीसिस बाहर से प्रकट होती हैं वो कहाँ से आती हैं आखिर?
और हमारे तो बहुत से लोग उसकी नकल करते दिखाई देते हैं। तो हमको देखिए ये कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि जो है हम हमारे यहाँ उस स्तर की चीज़ें नहीं हो रही हैं, या हम लोग नकल वाला काम ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ मौलिक रिसर्चेस, मौलिक शोधों में कमी आ रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ मेधा की कमी है, ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वान और स्कॉलर्स नहीं पैदा हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो उसमें बहुत से ऐसे विद्वान होते हैं जो वैश्विक स्तर पर अपनी प्रस्तुति अच्छे ढंग से करते हैं, नई प्रस्तुतियाँ करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं तो कमी है। और हम अगर इतना भी मान लें कि नोबेल पुरस्कार जैसी चीज़ें अगर यूरोप की और अमेरिका की बपौती बनी हुई हैं, तो केवल यह कह देने से हम नहीं संतुष्ट हो सकते कि हाँ, क्योंकि वो वहाँ की चीज़ है, पुरस्कार तो इसलिए उन्हीं लोगों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है, उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे उसके मूल्यांकन के पहलू हैं, जिसकी वजह से वो लोगों को तो जो शोध संस्थान हैं बाहर के, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र के हों, चाहे वो मानव विज्ञान से संबंधित चीज़ें हों, हर एक स्तर के पर अपनी पहचान बनाता है, और वहाँ से निकले हुए लोग। तो हम जब बड़ी शिक्षा की बात, उच्च शिक्षा की बात करें तो निश्चित रूप से उसमें कहीं कमी दिखाई देती है। हमारे यहाँ 2-4 यूनिवर्सिटीज़ किस तरह से इस मामले में थोड़ा सा अपने को ऊपर दिखा सकती हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पिछले तो 10 सालों में उनकी भी दुर्गति होती दिखाई दे रही है, और अब उस पर ज़्यादा अगर बात करेंगे तो छिद्रान्वेषण ज़्यादा हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो खैर वो एक पक्ष है। आपने फिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के संबोधन की बात की, मैकॉले की शिक्षा, बहुत घिसा पिटा वाक्य हो चुका है। मैकॉले की शिक्षा का समय बहुत पहले खत्म हो गया। उनको जिस तरह के बाबुओं के निर्माण की ज़रूरत थी, हमारे खास तौर से उच्च वर्ग के ही लोग, उच्च वर्णों के ही लोग जो कि है उस शिक्षा को ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट या हाई स्कूल तक ले करके विभिन्न कार्यालयों में अधीनस्थ अधिकारी या अधीनस्थ बाबू की स्थिति में आते थे। इसलिए कहा जाता था कोई मैकॉले की शिक्षा है, उसमें उन्हीं चीज़ों की का अध्ययन अध्यापन होता है, उन्हीं तक, उसी स्तर तक होता है। हालांकि उसमें भी बहुत से लोग विदेश भी गए, और उसके बाद फिर उन्होंने आगे अपनी प्रतिभाओं का और नहीं, इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा सर कि मैकाले की शिक्षा, ये बात सही है कि मैकाले ने जो शिक्षा नीति यहाँ लागू की, उसका उद्देश्य एक ही था कि वो हमारे लिए काम करे, माने कि शासन के लिए काम करें, ऐसे लोग जो कि शासन के लिए काम करें। बावजूद इसके हम उसी दौर में ये देखेंगे कि गांधी जब उठते हैं तो वो विदेशी वस्त्रों का ही बहिष्कार नहीं करते हैं, बल्कि छात्रों से ये आह्वान करते हैं कि वो विश्वविद्यालय छोड़ करके आवें और देश को आज़ादी में लड़ें। आप जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये उसी सोच की देन है। काशी विद्यापीठ उसी की उत्पाद है। जब वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आए और मालवीय जी की सोच कुछ और थी, उसके बावजूद वहाँ से लड़के निकल करके गांधी के साथ जुड़ना चाहते थे, तो उसके बाद शिव प्रसाद जी आए और उनको बना करके ये काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई, स्वदेशी शिक्षा नीति की। तो ऐसा पूरी तरह से नकार देना कि इन 78 सालों में देश में देश के लायक, देश की परिस्थितियों के अनुसार जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, वो शिक्षा व्यवस्था हमने लागू नहीं की। अगर ऐसा होता तो तमाम जो IITs बने, NITs बने, जो इसरो हमारे सामने है, जो जितना डेवलपमेंट हमने किया, तो शायद आज़ादी के बाद की जो पहली गवर्नमेंट थी, पंडित नेहरू के कार्यकाल की बात करें तो उन्होंने तो मुख्य रूप से शिक्षा को ही अपना आधार बनाया, और उसी के आधार पर उन्होंने विकास की कल्पना भी की थी। कोठारी आयोग उनकी देन थी। ऐसे में क्या हम जो बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे हैं कि वो किस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं, किस तरह की चीज़ें लागू करना चाहते हैं, क्या इसका जो हमने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि
हालत ये है कि प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज का निजीकरण हो रहा है, यूनिवर्सिटीज की स्वायत्तता खाली शब्दों में बन करके रह गई है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अभी आज ही मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भीतर संघ भवन फिर से चालू हो जाए, स्थापित हो और उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। तो हम इसको किस रूप में देखते हैं? आज उस पुरातन शिक्षा व्यवस्था, आजादी के पहले सामंतवादी शिक्षा व्यवस्था, उस तरफ ले जाना चाहते हैं, लड़कों को, युवाओं को, बच्चों को अशिक्षित रखना चाहते हैं, या केवल उनको हम आज भी ये बताना चाहेंगे कि सब कुछ तो हमारे पास है, हम झूठे ही विदेश की ओर अगर हम बात कर रहे हैं आज आमने सामने बैठ करके यूट्यूब पर, मोबाइल पर, ये तो तब नहीं था। रॉकेट को हम पुष्पक विमान से तो नहीं जोड़ सकते हैं। तो आखिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, वो सब्जेक्ट की बात आप क्या पढ़ाना चाहते हैं? आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है तब से लेकर के आज तक। आपने ठीक ही प्रसंग उठाए सारे, और ये हम लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना चाहिए। पहली बात कि जब हम प्राचीन काल की तरफ देखते हैं तो हम उसको भी बड़ा अधूरे ढंग से देखते हैं, जिसको हम अपने गौरव की बात भी कहते हैं तो वो भी बहुत अधूरे ढंग से ही देखी जाती है। दरअसल देखा जाए, अगर उसकी गहराई में जाए तो ये जो विभिन्न दार्शनिक पद्धतियां हमारे यहाँ विकसित हुई, इतनी ज़्यादा दार्शनिक, इतनी वैज्ञानिक भी, इतनी तर्कयुक्त भी, समानांतर पद्धतियाँ, हर दूसरी एक दूसरे को चुनौती देती हुई पद्धतियाँ। तो जब हम प्राचीन काल में, तो हमको ऐसा लगता है कुछ ही हम स्थूल रूप से किसी के मोनोलिथिक, एक स्तंभीय कोई व्यवस्था की बात, एक स्तंभीय दर्शन की बात हमारे दिमाग में चलती रहती है। जैसे हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं कि हम प्राचीन काल तो इतना विविधता लिए हुए है, दर्शनों में विविधता लिए हुए है। मतलब अगर आप वैदिक दर्शन की बात करें, उपनिषदों की बात करें, उसके बाद फिर आप विभिन्न जो दार्शनिक षड दर्शनों की बात करें, उसी के समानांतर बौद्ध, जैन और ये नागार्जुन के दर्शनों के, उनके शून्यवाद की बात करें, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो चमत्कारिक पद्धतियां थी लोगों को सोचने की। तो बात तो उसकी होती नहीं। अगर हम प्राचीन की ही बात करें, अभी केवल प्राचीन को ये संदर्भित करके इतनी बात कह रहे हैं कि तो उसमें भी तो इतनी विविधताएं हैं, उसकी तरफ इशारा नहीं होता। किसी एक स्तंभीय परंपरा को ध्यान में रख करके बातें होती हैं। जो वैदिक गुरुकुलों में जो पढ़ाई कुछ हो रही थी, उसको ही एक तरफ अपना ध्यान केंद्रित करके बातें हो रही थी। तो वैदिक शिक्षा की एक पद्धति थी, उस पद्धति की आपका अपना महत्व था। वो वैदिक संस्कृति, वैदिक शिक्षा, वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ उसका विचार था, और उसके समानांतर कितनी पद्धतियां थी। और जब हम नालंदा की बार बार बात करते हैं तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि वो बौद्ध विहार है, बौद्ध महाविहार है। और विहार तो वो लंबे समय से था, यूनिवर्सिटी का रूप उसने जो किया गुप्तों के काल में लेना शुरू किया, और 500 साल तक करीब उसने अपना विशेष प्रतिष्ठा अर्जित की। तो ये जो चीज़ थी, तो इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर किस चीज़ ने आकर्षित किया। क्योंकि तक्षशिला में जो गुरुकुलों की पद्धति थी या और आश्रमों की जो पद्धति चल रही थी, उसमें कोई विदेशी छात्र नहीं आ रहा था। ध्यान देने की बात यह है, हम अपने ही, और अच्छा विदेशी तो छोड़िए, हम अपने ही देश के किस वर्ग को शिक्षा दे रहे थे, एक खास वर्ग को। हाँ। उसमें भी अगर हम कहें तो उच्च वर्ण को शिक्षा दे रहे थे, और अंत में आते आते वो पद्धति तो ब्राह्मण में केंद्रित होकर रह गई। हाँ। उपनयन ब्राह्मण में केंद्रित होकर रह गया। आज भी जो परंपरा स्वरूप चल रहा है, वो कुछ ब्राह्मण परिवारों में संस्कार के नाम पर वो चीजें चल रही हैं, वरना वह उसका स्वरूप तो वो सब समाप्त हो गया। बिल्कुल। फिर जब हम संस्कृत और प्राकृत और पाली और पैशाची प्राकृत और दुनिया भर के भाषा परंपराओं को देखेंगे, तो उसमें तो आम तरह की चीजें दिखाई देनी शुरू होंगी। तो प्राचीन में भी बड़ा भ्रम है लोगों के दिमाग में कि प्राचीन का मतलब केवल एक गुरुकुल और आश्रम, और केवल ऐसा ही नहीं, बहुत तरह की पद्धतियाँ थी। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जब हम जो हमारी नई शिक्षा नीति, हमारी मध्यकालीन की शिक्षा की कोई बात ही नहीं करती, जैसे लगता है कि उस वक्त पढ़ाई सारी बंद हो गई थी। ध्यान रहे, इस बात को सबसे पहले ध्यान में ले लेना चाहिए कि ये जो यूरोप की
कंपनियां, ये सारी ईस्ट इंडिया कंपनियां, चाहे वो डच ईस्ट इंडिया हो, चाहे वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया हो, चाहे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, आखिर आई क्यों थी भारत में? क्यों आई थी? भारत इतना उन्नत था, इतना विकसित था उसी मध्यकाल में कि वो आकर्षित होके आई थी। कोलंबस भी आ तो भारत रहा था, चला गया वेस्ट इंडीज गलती से, हवाओं की वजह से। वो भी तो भारत ही आ रहा था, और उस संयोग से अमेरिका की खोज हो गई यूरोप के लिए, अन्यथा तो भारत ही आ रहा था। तो चाहे वास्को डी गामा हो, तमाम सारे लोग हों, तमाम सारे यूरोपियंस हों, कंपनियां यहाँ क्यों आई? यहाँ का वैभव देख के आई, और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से हम कैसे, हम क्या चीज़ ऐसी बनाते हैं जो इनको हम बेच सकेंगे। हमको तो सब चीज़ यहीं से खरीदनी पड़ेगी वहाँ के। क्या ऐसा नहीं था? और क्या ये बिना शिक्षा के था? क्या बिना शिक्षा के ये सारी प्रगति हुई थी? मध्यकाल में क्या सारी चीजें ऐसे ही चल रही थी? बिना लोग चेतन ही नहीं थे, चाहे वो शिल्प का क्षेत्र हो, चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो। और क्या ज्ञान की पद्धतियां नहीं विकसित हुई मध्यकाल में? चाहे वो सूफी क्षेत्र में हुई हो, चाहे वो सिखिज्म के में पैदा हुई हो, चाहे वो आपके हमारे भक्ति परंपरा में पैदा हुई हो, तमाम ज्ञान का एक दूसरा स्तर भी तो विकसित होता है जी। इसकी भी अपनी एक शिक्षा है। हाँ। इसकी भी एक शिक्षा का संस्कार है, एक उसकी परंपरा है। तो इस तरह से बहुत चीजों को बिना समझे, बिना जाने हुए कोई वक्तव्य देने का कोई अर्थ नहीं होता। और खासतौर से मकतब और मदरसों के बारे में बड़ा भ्रम ये भी रहता है कि मध्यकाल में मकतब बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती थी, जहाँ पर निश्चित रूप से एक नया इंट्रोडक्शन, क्या कहते हैं, नया परिचय अरबी और फारसी साहित्य से हुआ। अरबी फारसी लोगों के बहुत से ज्ञान को इधर लिया गया, और इसके साथ साथ यहाँ के ज्ञान को अरब और फारस में पहुंचाया गया। दोनों चीजें। आपको मालूम है कि मध्यकाल में कितने ग्रंथों का अनुवाद हुआ, कितने ऐसे ग्रंथ जो कि छूटे पड़े हुए थे, ये सब मध्यकाल में हुआ है, जो अरब में गया और अरब से यूरोप में गया। लोगों को शायद ये भी बहुत कुछ नहीं मालूम होगा कि बहुत सारा सा ज्ञान जो भारत में मध्यकाल में था, वह अरब लोगों ने ग्रहण करके उसको यूरोप तरफ प्रसारित किया। तो कुछ बहुत ही जिसको कहते हैं कि कम जानकारी की बातें, हम गैर जानकारी अगर न भी कहना चाहें तो कम जानकारी की बहुत सी ऐसी बातें हैं। और आपका जो आपके धर्मपाल जी का जो वो है अध्ययन है पूरा का पूरा, वो तो ये भी दिखाने की कोशिश है, थोड़ा सा वो विवादास्पद जरूर होता है, लेकिन ये कोशिश है कि अंग्रेजों के आने के पहले हमारी शिक्षा पद्धति काफी विकसित थी जी। और यहाँ तक कि केवल संस्कृत गुरुओं के, आचार्यों के घर में चलने वाली शिक्षा तक ही मामला नहीं था, तो आम तरह के अलग अलग स्कूल भी छोटे छोटे थे। ये जरूर था, कोई सरकारीकरण उनका नहीं था, सरकारी तंत्र जैसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उनको समाज संरक्षण देता था। और उस संरक्षण के माध्यम से ऐसे स्कूल भी मिलेंगे, तमाम अध्ययन इस तरह के हैं। उदाहरण ऐसे हैं कि बंगाल के एक स्कूल में तो चांडाल शिक्षक की भी उपस्थिति बताई गई। ईश्वरचंद विद्यासागर का तो सारा कार्य ही आपको मालूम है, बाद के कालों में वो मतलब छूतों के लिए और वंचितों के लिए और स्त्रियों के लिए विशेष अभियान। इसी में तो पेरियार का भी नाम लेते हैं आप, फूले का नाम लेते हैं। पूरा एक मतलब एक आंदोलन है पूरा। हम ये मान लेते हैं कि वो अंग्रेजों के काल में हुआ, अब उसके क्या कारण है वो भी बड़ी रोचक चीजें हैं। खैर ज्यादा विस्तार हो जाएगा उन बातों का बहरहाल, लेकिन हम मध्यकाल में बात करना चाह रहे हैं कि वो पृष्ठभूमि थी। तो अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस जो किया, जो मैकाले बाद में किया जाता है, अंग्रेजों ने जो शिक्षा पद्धति इंट्रोड्यूस की अपने लिए कर्मचारी तैयार करने के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने तो तैयार इसलिए की, जैसे अंग्रेजों ने रेलवे लाइन जो है अपनी सेनाओं को यहाँ से वहां भेजने के लिए बिछाई थी, हम उसका उपयोग दूसरे रूट में कर पाए। हाँ। तो ये तो होता ही है। तो उन्होंने भी शुरू किया, उसका उपयोग तो हुआ फिर बाद में। और फिर हम वहां तक कहाँ सीमित हैं, हम मैकाले तक कहाँ सीमित हैं? हमारे इतने सारे संस्थान बने हैं, मैकाले पर सीमित है। हमारी इतनी ज्ञान पद्धतियां जो कुछ भी विकसित करने की कोशिश की गई है, वो क्या मैकाले पर केंद्रित है? वो क्या वहीं पर उतना ही पढ़ाई हो रही है? उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। आपके लोग विश्वविद्यालयों में, विदेशी विश्वविद्यालयों में कैसे स्थापित होते हैं? मैकाले की पद्धति से थोड़ी ना स्थापित होते हैं।
वो ज्ञान का वो स्तर लेके जाते हैं, तब ना वहाँ पर स्थापित होते हैं। हमारे यहाँ की जो हम लोगों ने IITs बनाई, हम लोगों ने जो उच्च स्तर के तकनीकी संस्थान बनाए, क्या वहाँ से पढ़े हुए बच्चे हमारे नासा में और तमाम सारी जगहों पर उनको नहीं बुलाया जाता है? बुलाया जाता है। तो हम कैसे कह दें कि अब मैकॉले के, या तो एक दूसरी तरह का भ्रमजाल है दिमाग में कि जैसे अभी तक हम लोग चल रहे हैं, तो क्या देखना चाहते हैं हम लोग, कौन सी शिक्षा वापस लेना चाहते हैं, इस बात को भी समझ लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हमारी समझ से, वो जैसा कि अभी हम एक उदाहरण से आपको बता दें कि हमारी NCERT किताबों से छठे क्लास के पाठ्यक्रम से डार्विन का इवोल्यूशन थ्योरी हटा दी गई, विकासवाद की थ्योरी हटा दी गई। अब हम माने कि मनुष्य ऊपर से टपका था, हम ये माने कि वो ऐसे ही जो कि है किसी के देवता के मुंह से निकल आया था और वो इस तरह के लोगों में बांट दिया गया, सब कुछ नॉन बायोलॉजिकल था। सब कुछ नॉन बायोलॉजिकल था। ये आपने अच्छा शब्द कहा, सब कुछ नॉन बायोलॉजिकल जी, इसीलिए बायोलॉजी को हटाया जा रहा है। हाँ, बायो जो हम लोग खुद पढ़े हैं 9th-10th में, जो बायो पढ़ाया जाता था उसको इन्होंने हटा दिया जी। और कहते हैं उसकी जगह पर एक जनरल साइंस ले आकर के आपने रख दिया। आपने अभी डार्विन का नाम लिया, और अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे जिसमें कि जूनियर हाई स्कूल में जो पढ़ाया जाता था पीरियाडिक टेबल, वो हटा दिया आपने। पूरा मुगल हिस्ट्री आप हटा दे रहे हैं। कोई भी चीज आप विज्ञान को भी नहीं छोड़ रहे हैं, आप इतिहास को भी नहीं छोड़ रहे हैं, आप दर्शन को भी नहीं छोड़ रहे हैं, आप समाज को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आप फिर हम अगर चाहते, हमको ये लगता है सर कि जिस तरह से मैकाले ने अपने शासन को चलाने के लिए एक जमात तैयार की, सेम वही अपने शासन को चलाने के लिए मूर्खों का एक बड़ा आपने बहुत ज्यादा स्पष्ट आपने कह दिया कि मूर्खों की एक अंधकार में बंधी हुई जमात को पैदा करना चाह रहे हैं, जो कहीं से भी जो की है। अब वही बात आपने इशारा किया कि वो पीरियोडिक टेबल अगर एज से हटा दी जाए, तो आप जानते हैं कि विज्ञान का अध्ययन बच्चों तक कहाँ तक पहुँच चुका था, बेसिक नॉलेज में पहुँच चुका था, उसको हम समाप्त करना चाह रहे हों तो ये कैसे। और फिर अगर इतिहास की तरफ मुड़े तो आप राणा प्रताप के महत्व को कैसे स्थापित करेंगे अकबर को पढ़ाए बिना? आप शिवाजी के महत्व को भी कैसे स्थापित करेंगे औरंगजेब को पढ़ाए बिना? तो इनके रेन का, और इनके रेन में ही तो ये कंपनियां सारी की सारी भागी हुई इंडिया आ रही थी, हुजूर के जगह मांग रही थी, व्यापार करने के लिए परमिशन मांग रही थी जी। ये बात है कि उन्होंने धोखा दिया और हमारे आंतरिक कमजोरियों ने फिर उनको मौका दिया, वो सब एक अलग इतिहास आगे मालूम है सबको। लेकिन ये तो है कि आखिर मध्यकाल में तो वहीं से तो हुआ था। हमने शायद आपको कभी हम लोगों ने चर्चा की थी या किसी और जगह चर्चा की थी कि मंगोल आ गए होते भारत में तो क्या हुआ होता, जिसको कि बलबन और अलाउद्दीन खलजी ने आने से रोक दिया। वो बहुत बड़ा प्रतिरोध है जिसको कि लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। वो तो सबसे क्रूर उस समय की रेस थी, मंगोल रेस, जो इस तरह के हमलावर हो रही थी, और वो तो सब कुछ तहस नहस करती जा रही थी। रोम को इसने ऐसी बुरी हालत कर दी थी। तो ये आपके पूरे यूरोप की तरफ भी उसने बहुत खतरनाक स्थितियां पैदा की थी। तो और ये सब तो रोका गया, उसी मध्यकाल में रोका गया। और हम अंतिम रूप से ये भी कार्य में जोड़ देने में यहाँ पर संकोच नहीं होना चाहिए कि भारत जैसे बड़ी भूमि में मुस्लिम सत्ताओं के भी क्षेत्र में, उनके हम क्षेत्र कह रहे हैं क्योंकि पूरे क्षेत्र में उनका शासन नहीं हो पाया था। हमारा गंगा जमुना का द्वार प्रभावित ज्यादा रहा है और जगहों पर छींटे पड़े हुए थे अलग अलग ढंग के। कहीं भी पूरे भारत में मुख्य परंपरा क्या रही? मुख्य परंपरा तो तब भी वही रही जिसको हम हिंदू और सनातन सब कहते हैं। अरबी और फारसी का प्रवेश हुआ। सत्ता की भाषा जो है वह न्यायालयों की भाषा बनती है, सरकारी कार्यों की भाषा बनती है। उसकी वजह से, और वो भी हमारे यहाँ फारसी मुगल काल में हुई, लेकिन उसका एक रूपांतरण हमको तो उर्दू के रूप में उसके प्रयोग आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। तो पढ़ते थे, घर घर भी लोग फारसी पढ़ लेते थे। हमारी तो दादी निरक्षर थी लेकिन वो फारसी पढ़ लेती थी, तो घर में पढ़ लेते थे लोग। तो पढ़ाई के बड़े विभिन्न विधाएं रही हैं।
अब एक बात हम कह के बात को आज हम लोग शायद समाप्त कर नहीं, हम एक चीज कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपने अरबी, फारसी और उर्दू का जिक्र किया, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप मैकाले को की शिक्षा नीति को की बात कर रहे हैं। जो मीडिया है आपकी, उन मीडिया घरानों को, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मीडिया घरानों को सरकार की तरफ से एक नोटिस भेजी गई। वो नोटिस किस लिए भेजी गई कि आपके मीडिया हाउस में जो एंकर हैं या जो लोग सामने आ रहे हैं, वो उर्दू शब्दों का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं। इसके लिए आप नोटिस भेजते हैं और उसके बाद फिर जो है वो आप बात करते हैं। शायद मुझे लगता है कि जो बंटवारा इस देश में है, कभी आप ये भी कहते हैं कि आने वाला समय ऐसा भी होगा जहां अंग्रेजी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और अंग्रेजी न बोलने पर, केवल हिंदी बोलने पर हमको गर्व होगा। आप शायद, हम लोग जिस बेल्ट में हैं, जिस हिंदी बेल्ट में हैं, जिसे कि महान साहित्यकार नामवर सिंह गोबरपट्टी कहते थे, आज जो कुछ भी एक डिफरेंस दिखाई देता है दक्षिण और उत्तर के बीच में, उसके पीछे अगर कुछ है तो वो सबसे बड़ी चीज है शिक्षा है। आज केरल एक लार्ज स्केल पर गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुका है, हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि केरल अगर ऐसा करने में सक्षम हुआ है तो उसके पीछे भी एजुकेशन है, जहां की लिटरेसी 100% है। निश्चित रूप से आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की लिटरेसी को उठा लीजिए, निसंदेह ये बहुत तुलना, ये अंतर बहुत साफ दिखाई दे जाएगा, बहुत स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और हम इस संदर्भ में एक थोड़ी सी बात और इंगित कर देना, शायद हम लोग जिस विषय पर बात कर रहे हैं, हमारी नई शिक्षा नीति के तो बहुत से दोष आप पर चर्चा हम लोग अलग से कर सकते हैं, लेकिन इतनी बातें कह दें कि अगर नई शिक्षा नीति पर सबसे अधिक प्रश्न उठा के कोई आंदोलन प्रकट हुए हैं वर्तमान में भी, तो वो हमारे दक्षिण में ही दिखाई देते हैं। खासतौर से आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में और हम यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी। तो वो लोग ज़्यादा कहीं चेतन है, चिंतित है इस बात को लेकर के कि हम शिक्षा, हम अपने बच्चों को और विभिन्न समुदायों को कैसे देने जा रहे हैं, इसकी क्या व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं और क्या हमारा विषय होना चाहिए अध्ययन का, इसके लिए चिंता कहीं ज़्यादा है। जो हम अपने पूरे गंगा के मैदान में तो खास तौर से देखते हैं, जिसमें बिहार भी शामिल है और भारत भी शामिल है, उत्तर प्रदेश भी शामिल है। यहाँ तो हमको इसकी कहीं दूर, अभी हाल में आपने जो चर्चा की कि स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं, इसको लेके जिनकी नौकरियां खतरे में हो सकती थी, वो लोगों की बातें उठती हैं। उन्होंने कभी ये चिंता नहीं की ये पूरी नई शिक्षा नीति तो सबको खा जाने वाली है, ये वो नहीं सोचते, उसको लार्जर कैनवास पर नहीं देख पाते कि यह नई शिक्षा नीति तो है ही उसलिए वो सरकार का अगर हम एक वाक्य में कहना चाहेंगे तो कहेंगे कि सरकार शिक्षा से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है और उसको निजी क्षेत्र में छोड़ देना चाहती है, केवल बड़ी बड़ी बातें करना चाहती है कि हम मैकाले से मुक्त कर रहे हैं तो फलाने से मुक्त कर रहे हैं, और हमारा प्राचीन दर्शन और ये सब कहीं भी न तो वो दर्शन है न तो मैकाले है, कुछ भी नहीं है। वह एक प्रकार का भ्रम जाल और धोखा जैसा ही दिखाई दे रहा है। और जो हमारा समाज है, खासतौर से ये जो आपने गोबरपट्टी की बात कही, इस समाज में तो एकदम इस बात को, क्योंकि हमें अच्छी तरह से याद है, क्योंकि हम लोग अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच के आंदोलन से जुड़े हुए हैं और ये आंदोलन 2009 से चल रहा है। कोई ये भी न कहे कि ये एनडीए सरकार की वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ। ये शिक्षा नीति में जब शिक्षा मौलिक अधिकार में जोड़ी गई, उसी समय नई शिक्षा नीति का जो प्रारूप तैयार हो रहा था, उसी समय से ये प्रश्न बहुत कौंध गया था कि ये क्या प्रारूप होगा। उस समय ही, यानी जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय ही ये प्रश्न उठाए गए थे। कांग्रेस इसमें धीमे चल रही थी, कम से कम वो आमंत्रित करने के लिए प्रस्तुत थी कि हम दूसरों से जान लें कि क्या है। लेकिन इस सरकार ने तो न संसद में इस पर चर्चा की,
न जो की है फोरम से बात की, कुछ अपने पेट विद्वानों से अपनी राय ले करके और शिक्षा का एक मसौदा लागू कर दिया। पास कराना छोड़िए, लागू कर दिया गया है। तो यह तो एक बहुत ही बड़ा धोखा हो गया। तो हम चूंकि इससे जुड़े रहे हैं तो हम ये महसूस करते हैं, जब ये हम लोग इन बातों को लेके प्रश्न उठा रहे थे तो ऐसी अपेक्षा कर रहे थे कि यह तो एक ऐसा विषय है जो समाज के हर तबके को प्रभावित करने वाला है। एक बहुत माइनॉरिटी जो इलीट क्लास है, बहुत माइनॉरिटी जिसके पास संपन्नता है, वैभव है, वो अपने देशों बच्चों को विदेशों में भी पढ़ा सकता है या यहाँ के एलीट स्कूलों में पढ़ा सकता है। नहीं, केवल एलीट वर्ग की बात नहीं सर, ये जिस सरकार को गवर्न कर रहे हैं, जिसके इस सरकार के ये मुखिया हैं, वो चाहे केंद्र में हो या इनकी पार्टी द्वारा शासित राज्य हो, उनके जो मंत्री हैं, उनके बच्चे क्या हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं? नहीं। यही राजनाथ सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इन्होंने एक नारा दिया था, कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ेंगे। आज की तारीख में जो स्थिति पैदा कर दिया है इन्होंने निजीकरण के माध्यम से, क्या सुदामा किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के अपना दाखिला ले सकते हैं? नहीं, दूर की बात होगी, वो तो बहुत दूर की बात होगी। एक चीज जो आप अंग्रेजी की बात आप करते हैं, जितना आपने निजीकरण किया है शिक्षा का, प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी तक, क्या वहां जो अंग्रेजी शिक्षा दी जा रही है पब्लिक स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, उनको क्या आप बंद करा देंगे? अंग्रेजी मुझे ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान या उस आजादी के प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजी का विरोध का मतलब कुछ और था। आज की तारीख में अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज हो गई है और उसको आप एकदम से माइनस करके उसके बारे में आप सोच भी नहीं। इसमें ज्यादा समस्या है भी नहीं और इसको गलत ढंग से हमेशा प्रस्तुत किया जाता है। हमारी देशी भाषाओं में ही अगर हम मूल भाषा अपनी हिंदी राजभाषा की बात करें तो हिंदी के साथ कोई भी और रीजनल लैंग्वेज जो अपने में रिच है, आप जानते हैं तेलुगु का साहित्य बहुत रिच है अपने आप में। हम लोग कई बार बड़े कूपमंडूक होके अपनी ही पीठ ठोकते रहते हैं। तेलुगु साहित्य बहुत रिच है, तमिल साहित्य बहुत ही रिच है, बंगाल के बारे में आप जानने के करने की बात ही नहीं है। ये सारे रिच लिटरेचर के लिए क्या हमारे अपने बच्चों को एक न एक ऐसी भाषा को जानना जरूरी नहीं होता? एक तो ये चीज है। दूसरी बात है कि अंग्रेजी अगर आज वैश्विक स्तर पर उपादेय विषय है तो उसको समानांतर रूप से एक वैदेशिक भाषा के रूप में चलाते रहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी शिक्षा को मातृभाषा में देंगे, ध्यान रखने की बात है, दोनों बातों में अंतर है। शिक्षा बच्चों को कम्युनिकेट करती है, उसको समाज कैसे उसके पास पहुंच पाता है, यह उसकी मातृभाषा में ज्यादा आसानी से पहुंच सकता है। और यह पूरी दुनिया में इस बात का प्रयोग हो चुका है, चाहे वो जापान हो, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे वो कहीं भी हो। तो यह तो सब जगह, चाइना हो, आप जानते हैं कि चाइना का वैश्विक स्तर पर जरूरत है अंग्रेजी की, तो वो अंग्रेजी के लिए विशेष अभियान चलाए हुए। तो जिसको जरूरत होगी वो पढ़ लेगा, बिल्कुल अंग्रेजी भी पढ़ लेगा, सब पढ़ेगा। तो अंग्रेजी हमारा माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए बच्चों के पास, और साथ में वैदेशिक भाषा, ग्लोबल भाषा, उसकी आवश्यकता। हमारे देश की अपनी संस्कृति के अंदर बहुत सारे जो ऐसे क्षेत्र हैं जिससे हम अपरिचित रह जाते हैं। तो एक त्रिभाषा फार्मूले की बात भी कभी हुई थी और ये सब चीज, तो बहुत सारे अनावश्यक पेज पैदा किए गए हैं, जबकि बहुत साफ है। आप शिक्षा दीजिए छोटे बच्चों को अपने ही स्थानों पर 1 किलोमीटर के अंदर, माध्यमिक तक 2 किलोमीटर मैक्सिमम, जैसा विदेशों में भी है, पूंजीवादी देशों में भी है। और उसके बाद बच्चे को खुला छोड़िए, उसकी व्यवस्था कीजिए कि वो पढ़ सके, छटनी ना हो उसकी। वह जब तक अपनी योग्यता प्रमाणित करना चाहता है, जब प्रमाणित करना चाहता है, उसको उसका अवसर मिलते रहना चाहिए। और यह तो समाज और राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि वह पैसे की वजह से शिक्षा से वंचित न रहे। ये मैं समझना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हम लोगों की ये चर्चा काफ़ी, हमको तो ठीक ठाक लगी। ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी ये परिचर्चा उचित लगेगी, ठीक लगेगी।
अपने दर्शकों को एक चीज़ हम जरूर बताना चाहेंगे कि ये जो शिक्षा का मुद्दा हम लोगों ने उठाया है, ये यहीं पर समाप्त नहीं हो रहा है। ये आगे भी हम इसको ले चलेंगे। हम आज़ाद भारत की शिक्षा, आज की शिक्षा, दोनों पर समानांतर रूप से, तुलनात्मक रूप से आपके सामने बातचीत करके प्रोफेसर साहब के साथ उसको सामने रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया। आप सभी दर्शकों को का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक अपील जरूर आपसे करना चाहेंगे। वीडियो कुछ लंबा हुआ है, लेकिन आप इसे देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे और अपने कमेंट्स से भी हमको अवगत कराएंगे कि कैसा लगा आपको। बहुत बहुत नमस्कार।